आज की ये कहानी है भैरवपुर नामक एक गांव की। इस गांव में लोग शाम के 8 बजे ही घरों के अंदर चले जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि वो रात को घर से बाहर निकले। अगर गलती से भी निकल गए मतलब मौत। रात के सन्नाटे और घने कोहरे के बीच एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। इस घंटी का खौफ पूरे गांव में है। कहते हैं ये घंटी अपने आप बजती है और ये घंटी जब बजती है समझ जाओ कि वो आ रही है। हेडफोन लगा लीजिए, दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि आखिरी रात के इस एपिसोड में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भैरवपुर के खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाले भूतिया सफर पर। अरे सोमा, तुमने सुना क्या? आज हमारे गांव के पुराने अस्पताल के लिए शहर से एक नए डॉक्टर आने वाले थे, पर अभी तक वो आए नहीं। शाम भी होने को है। पता नहीं अब क्या होगा इस गांव का। हाँ ठाकुर बलवंत जी, मैंने भी सुना था अभी शाम होने वाली है। अब तक आ जाना चाहिए था। ठाकुर बलवंत जी, आज तो अमावस्या है। रात के 8 बजे के बाद वो पीपल के पेड़ वाला किस्सा। हाँ सोमा, बात तो सही है। तू जा पूरे गांव वाले को बता दे, आज रात 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। हे भगवान, और उस डॉक्टर का क्या होगा? वो तो अभी तक नहीं आया है। अरे यही तो डर सता रहा है। अब उसी रास्ते से उस डॉक्टर को भी आना है। मैंने मेरे नौकर को बस स्टेशन भेजा था, पर वो भी वापस आ गया है। मेरे पिताजी कह रहे थे उस पीपल के पेड़ में पिछले कई सालों से घंटी बजने के और किसी के बुलाने की आवाज आती है, और जो भी उस आवाज को सुनकर रुक जाता है या उसके बुलाने पर उसका जवाब देता है, वो कभी वापस नहीं लौटा। हाँ दामोदर, हमारे गांव में उस आत्मा का दहशत बढ़ता जा रहा है। अमावस की रात 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। अरे बाप रे, लो आ गई मुसीबत। अब चलो सब लोग अपना अपना घर चलो, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाओगे। ये सुखिया, तुम भी अपनी दुकान बंद कर दो। सब अपने अपने घर चले जाओ, यहाँ ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं है। तभी पीपल पेड़ की भूतिया घंटी बजना शुरू हो जाती है। ये भूतिया घंटी का क्या रहस्य है? कौन सी आत्मा है या पिशाच? क्या है पीपल के पेड़ पर जिससे गांव में दहशत फैल रखा है? ये किसी को नहीं पता। ये गुप्त रहस्य आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। लेकिन क्या होगा उस डॉक्टर का जो इन सब घटनाओं से अनजान होकर अपना ड्यूटी करने गांव आ रहा है? अरे ये बस भी कितने धीरे धीरे चल रही है। अब रात होने को है। पता नहीं वो गांव कहाँ है। रात का अंधेरा गहराने लगता है। तभी जंगलों के बीच एक टूटी फूटी बस स्टेशन पर बस रुकती है। चलो भाई, भैरवपुर बस स्टेशन आ गया है। अरे भाई, क्या यही भैरवपुर का बस स्टेशन है? हाँ जी, यही है भैरवपुर का बस स्टेशन। वैसे कंडक्टर भाई, यहाँ तो कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा। ये तो जंगल है। साहब, ये जंगली इलाका है, आप संभल कर जाइएगा। ये कैसे जगह में मेरा ट्रांसफर हुआ है? ना कोई आने जाने का साधन है और ना कोई लोग। खैर, अब क्या करें, सरकारी आदेश है, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई, अब पैदल ही जाना पड़ेगा लगता है। डॉक्टर अकेला आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। एक अधेड़ उम्र का आदमी पेड़ों के बीच खड़ा है। कौन है वहां? भाई, क्या तुम मुझे भैरवपुर ले चलोगे? मैं यहाँ नया हूं। जी जरूर, क्यों नहीं। क्या आप ही भैरवपुर के नए डॉक्टर साहब हैं? हाँ भाई, मैं ही भैरवपुर का नया डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। हाँ, अच्छा हुआ भाई तुम आ गए, वरना मेरी तो हालत खराब हो रही थी। अरे भाई माफ करना, मैं तो तुम्हारा नाम भी पूछना भूल। मेरा नाम कैलाश है। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे भाई मत पूछो, यहाँ आने में बहुत तकलीफ हुई। इतने घने जंगलों के बीच में भला कौन रहता है भाई? डॉक्टर साहब, बस आप चलते रहिए। यही तो तकलीफ है कैलाश, चला ही तो नहीं जा रहा है। क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? हाँ, पहले तकलीफ होती थी, पर अब नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस थोड़ी दूर और हम पहुंचने ही वाले हैं। दोनों बातें करते हुए गांव पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक घर के बाहर रुक जाते हैं। अरे कैलाश, क्या यही है भैरवपुर? हाँ डॉक्टर साहब, यही है भैरवपुर। अच्छा कैलाश, मुझे ये बताओ, हमारा अस्पताल कहाँ है?
बस मेरा सफर यही तक का ही था। हम ठाकुर बलवंत के घर पहुंच गए हैं। मैं यहीं रुकता हूं, आप जाइए, ठाकुर बलवंत आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई, कल मिलते हैं। कल को किसने देखा है डॉक्टर साहब? इस गांव में पता नहीं ये क्या हो रहा है, लोग डर के साए में जी रहे हैं। ऊपर से डॉक्टर आ रहा था, वो भी अब तक नहीं पहुंचा। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। अरे डॉक्टर साहब, आप आ गए, चलिए अंदर चलिए। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी देर कर दी आने में। वो क्या है ना ठाकुर बलवंत जी, आपको तो पता ही होगा, सवारी बस में आना, बार बार रुकना, इसमें समय निकल जाता है। सोचा था 5 बजे के पहले आ जाऊंगा, पर यहां तो मुझे आते आते रात हो गई। आप तो बड़े हिम्मत वाले हो डॉक्टर साहब, इतनी घनी जंगल में अकेले ही 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंच गए। अरे नहीं नहीं ठाकुर बलवंत जी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रात को अकेले जंगल का सफर कर सकूं। भला हो उस आदमी का, क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, कैलाश। वो मुझे यहां तक लेकर आया। कैलाश? कौन कैलाश? किस कैलाश की बात कर रहे हैं आप? ये आप क्या बोल रहे हो? कैलाश? कौन कैलाश? क्या ठाकुर बलवंत जी आप भी मजाक कर रहे हो? कैलाश के साथ ही तो मैं गांव तक आया था। बड़ा अच्छा बंदा है वो बाहर ही खड़ा है। डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनकर ठाकुर खड़ा हो जाता है। वो डर के मारे कांपने लगता है। क्या हुआ ठाकुर बलवंत जी, आप इस तरह खड़े क्यों हो गए? आपको तो पसीना भी आ रहा है। अरे डॉक्टर साहब, वो कैलाश मर चुका है आज से 5 साल पहले, पर उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? मतलब वो कैलाश का भूत था क्या मेरे साथ? बाप रे, ये कैसा गांव है? इंसानों से पहले भूतों से मुलाकात हो गई। पता नहीं आगे अब क्या होगा। डॉक्टर अविनाश भी अब डरने लगा। ठाकुर के घर उसने रात गुजारी। अगले दिन डॉक्टर अविनाश गांव के अस्पताल पर आता है। अस्पताल बहुत जर्जर था। अस्पताल के ठीक आगे एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वर्षों पुरानी एक कुआं भी है। ये रहा डॉक्टर साहब अस्पताल। आज के बाद आप इसी अस्पताल में रहेंगे। डॉक्टर साहब, बाहर एक कुआं है, उस कुएं की तरफ मत जाइएगा। क्यों? क्या है उस कुएं में? अरे कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो बस अफवाह है। ये दामोदर है, हमारे गांव का है, ये आपके साथ रहेगा। इस तरह गांव वाले डॉक्टर को पुराने अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं। अविनाश पूरा दिन कैलाश और उस कुएं के बारे में सोचता रहा। सुबह से शाम हो गई, पर अस्पताल में कोई मरीज आया ही नहीं। अरे उस कुएं में क्या हो सकता है? गांव के लोगों ने मुझे जाने से मना क्यों किया है? और ठाकुर बलवंत जी ने भी नहीं बताया। कुछ तो रहस्य जरूर छुपा है उस कुएं में। अरे दामोदर, तुम उस कुएं के बारे में कुछ बोल रहे थे ना? अरे डॉक्टर साहब, ये एक भूतिया कुआं है, यहाँ कोई नहीं जाता। और गांव के बाहर एक भूतिया पेड़ भी है। उस पेड़ में 1 घंटा रात में अपने आप बजता है। उस पेड़ का भूत कुआं को आता है, इसलिए हमारे गांव के लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते। डॉक्टर दिन भर अस्पताल में बैठा रहा। कोई मरीज नहीं आया। बैठे बैठे अविनाश को नींद आ गई। शाम होते ही दामोदर भी अपना घर चला गया। अविनाश सोने जा ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने दरवाजा को खटखटाया। अविनाश अब अकेला अस्पताल में है। वो डर से कांपने लगा। अरे बाप रे, इस वक्त कौन आया होगा? दिन में तो कोई नहीं आया, अब कौन आ सकता है? गांव के सब लोग तो सो गए हैं। नहीं, एक बार जाकर देख लेता हूं, हो सकता है कोई मरीज। डॉक्टर हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। लेकिन कुएं के पास उसे कुछ दिखाई देता है। कुछ सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए शायद कोई इंसान हो। डॉक्टर उस कुएं की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो इंसान गायब हो जाता है। अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं कोई खड़ा था, अचानक कहाँ जा सकता है? अरे बाप रे बाप, ये कोई आत्मा तो नहीं? हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गया? चलो, जब इतना दूर आ ही गया हूं तो इस कुएं के अंदर झांक कर देखता हूं।
आज पता चल ही जाएगा कि आखिर क्या है इस कुएं के अंदर। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? इस कुएं के अंदर तो किसी मूर्ति को फेंक दिया गया लगता है। शायद कोई पुराने जमाने की खास मूर्ति होगी। अविनाश कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी घंटी की आवाज सुनाई देती है। अविनाश बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि आज थी अमावस्या की रात और आज रात बजता है घंटा। अविनाश भागते हुए अस्पताल आता है, दरवाजा बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर ठाकुर बलवंत का घर। रात के करीब 12 बजे चुके थे। पूरे गांव पर एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन ठाकुर के घर के बाहर जैसे मौत मंडरा रही थी। हवा में किसी अनजान साए की आहट थी। खिड़की के बाहर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। ठाकुर बलवंत! ओ ठाकुर बलवंत! कौन है वहां? कौन पुकार रहा है? ठाकुर धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है। उसका हाथ कांप रहा है। वो खिड़की के बाहर झांकता है और वहीं जम जाता है। खिड़की के बाहर दामोदर का शरीर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी अदृश्य डर को देखकर वो मर गया हो। ठाकुर की सांसें तेज हो जाती हैं। उसने पीछे पलटा। उसके होश उड़ गए। याद है तुझे? तूने मुझे झूठे इल्जाम में मरवाया था। नहीं कैलाश, मैं मजबूर था। लोग कह रहे थे कि तू ही चोर है। मैं क्या करता? झूठ मत बोल, अब तू भी मरेगा। अगले दिन जब सुबह हुई, गांव में हलचल मच गई। रोने चिल्लाने की आवाज आई। अविनाश भी वहां आता है और उसने जो देखा उसके तो होश ही उड़ गए। अविनाश के मन में बहुत से सवाल गूंज रहे हैं। अविनाश अस्पताल में बैठे बैठे ये सब सोच रहा था। उस पीपल के पेड़ में क्या है? वो घंटा क्यों बजता है? और कुएं के पास वो साया? आखिर क्या रहस्य है इस गांव में? तभी अस्पताल में एक बूढ़ा आदमी आया। सफेद बाल, कांपते हाथ और चेहरे पर पछतावे की लकीरें। रामनाथ काका, आपको कुछ तकलीफ है क्या? नहीं बेटा, तकलीफ तो इस गांव को है और वो मौतें कैलाश की आत्मा से जुड़ी हैं। आप जानते हैं क्या उसके बारे में? बताओ रामनाथ काका, मुझे सच जानना है। 5 साल पहले इस गांव में मंदिर की मूर्ति चोरी हुई थी। गांव वालों ने चोर को देखा था। वो चोर तालाब की ओर भागा। उसी समय कैलाश भी हल्का होने तालाब की ओर गया था। गांव वालों ने कैलाश को ही चोर समझ लिया। ठाकुर बलवंत जी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत मारो। तू इतनी रात इधर क्या कर रहा है? गांव की मूर्ति चुराई है तूने। अब भुगत, तुझे इसकी सजा मिलेगी। इसी ने ही चोरी किया है, अब बहाना बना रहा है। सुनो गांव वालों, इसके गले में घंटी बांधो ताकि सबको पता चले चोर आ रहा है। कैलाश चिल्लाता रहा कि मैंने चोरी नहीं की, पर किसी ने नहीं सुनी। उसने अपमान सह ना सका। जब सब लोग वहां से चले गए, वो गांव के बाहर वाले पीपल पेड़ पर फांसी लगा ली। सुबह उसके गले में वही घंटी बंधी मिली। तब से हर रात वही घंटी बजती है। वो बदला चाहता है। कैलाश की आत्मा भटक रही है। ये थी कैलाश की कहानी। मैंने लोगों को बताया था कि ये सही नहीं है, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। और कोई सबूत भी तो नहीं था ना? सबूत है रामनाथ काका। मैंने उसे देखा है कल रात कुएं के पास, और उस दिन भी जब मैं गांव आया था। फिर तो वो तुम्हें बुला रहा है बेटा, शायद सच्चाई दिखाना चाहता। अविनाश और रमनाथ काका दोनों उसी कुएं के पास पहुंचे। कुएं के अंदर एक पुरानी पत्थर की मूर्ति पड़ी थी। दोनों समझ गए, चोर ने मूर्ति यहीं छिपाई थी। तभी घंटी बजने लगी। दोनों ने पीछे पलटा। वहां कैलाश खड़ा था। डर के मारे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वहां एक ठंडी हवा चलने लगी। मैं निर्दोष था, चोरी मैंने नहीं की थी। असली चोर अभी भी गांव में है। जब तक उसे सजा नहीं मिलती, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कहकर वो आत्मा हवा में विलीन हो गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनके मन में एक ख्याल आया। अगले दिन डॉक्टर ने गांव में खबर फैलाई कि शहर में एक व्यापारी को पुराने जमाने के पत्थर की मूर्ति चाहिए। जो इसे लाएगा उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। खबर आग की तरह फैली। रात में एक आदमी चोरी छिपे कुएं की ओर आया। अब मेरी किस्मत खुल जाएगी। अब मैं जल्दी से इस कुएं में उतरता हूं और उस मूर्ति को लेकर शहर में बेच दूंगा। मंगल कुएं में उतरा। उसने मूर्ति को उठाया और कुएं के बाहर आया। उसने देखा अब कुएं के पास बहुत से लोग आ गए हैं। रुक जा मंगल,
आज सच्चाई सबके सामने आएगी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आज आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ये वही मूर्ति है ना जो 5 साल पहले मंदिर से चोरी हुई थी, और ये सिर्फ असली चोर को ही पता हो सकता था कि ये मूर्ति कुएं में छिपी है। इसका मतलब यही असली चोर है। लोगों ने बताया कि ये वही मूर्ति है। अब गांव वाले मंगल की ओर देखने लगे और उसे मारने दौड़े। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं ही था वो चोर। मुझे लगा मूर्ति सोने की होगी, पर यह तो पत्थर की निकली। जब सच्चाई पता चली तो डरकर इसे मैंने कुएं में फेंक दिया था। गांव वालों के चेहरे सफेद पड़ गए। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी वजह से एक बेकसूर आदमी कैलाश मारा गया। तय हुआ कि अब पंचायत सुबह होगी। फिलहाल सब लोग अपने अपने घर चले गए। रात फिर अंधेरी थी। मंगल जान बचाने के लिए एक पुराने गोदाम में रखे भारी टिम्बर लॉग्स के पीछे जाकर छिप गया। उस गोदाम का सन्नाटा खौफनाक लग रहा था। अचानक वहीं डरावनी घंटी बजी। कौन है वहां? कौन है? मंगल पीछे मुड़ा। सामने कैलाश की आत्मा खड़ी थी। अब तू मरेगा, तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। एक भयंकर चीख सुनाई दी और सब शांत हो गया। अगली सुबह उन्हीं टिम्बर लॉग्स के पास मंगल का बेजान शरीर मिला। गांव वाले समझ गए कि यह सब बदला लिया जा रहा है। ये कैलाश की आत्मा है। कुछ दिन बाद डॉक्टर का ट्रांसफर आदेश आया। वो अपना सामान लेकर गांव से निकल गया। अच्छा, तो यही था वो पीपल का पेड़। धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरी मदद की। अब मुझे शांति मिले। अविनाश मुस्कुराता है और आगे निकल जाता।